हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। अभी तक रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक बेसिक इंट्रोडक्शन तो हमने आपको दिया था। इसके अलावा हम ये भी बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट ने ये इंश्योर करने के लिए कि अपनी सोसाइटी के सभी लोग रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हों, क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, इनसे क्या फ़ायदे हुए हैं। और हमने ये भी देखा कि गवर्नमेंट के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज इस समय है वो है पॉपुलेशन की एक्सप्लोजिव ग्रोथ को रोकना, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को कम करना। क्योंकि अगर ह्यूमन पॉपुलेशन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है तो इससे हमारे पास रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी और उन सभी लोगों को फूड, शेल्टर, ये बेसिक रिसोर्सेज, बेसिक फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करना हमारे लिए मुश्किल होता चला जाएगा। हमारी कंट्री में और इवन वर्ल्ड में पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ी है क्योंकि पिछली सेंचुरी में काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हुए हैं सभी फील्ड्स में। लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ अचानक से बढ़ गई है, लिविंग कंडीशंस इंप्रूव हो गई हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, डेथ रेट घट गया है, इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हो गया है। लेकिन फर्टिलिटी तो है ही, बर्थ तो हो ही रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ तो रही ही है। और पर्टिकुलरली हमारी कंट्री में अगर बात करें तो आने वाले टाइम में पॉपुलेशन और एक्सपैंड होने वाली है क्योंकि अपनी कंट्री की पॉपुलेशन यंग है तो काफ़ी सारे लोग रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप में हैं। तो अब ये बड़ी चिंताजनक बात है कि अगर आने वाले कुछ सालों में पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती है तो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन ही इतनी बड़ी है और अगर पॉपुलेशन फर्दर इंक्रीज होगी तो कैसे हम सब लोगों को फैसिलिटीज़ दे पाएंगे और रिसोर्सेज प्रोवाइड कर पाएंगे। अच्छा, अब इस तरह के किसी भी इनिशिएटिव में लोगों का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे सामने प्रॉब्लम ये है कि लोग ज़्यादा हैं और अगर इस प्रॉब्लम को टैकल करना है तो लोगों को इसके सोल्यूशन में भी हमको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि कॉन्ट्रासेप्शन और बर्थ कंट्रोल के बारे में लोग वेल एजुकेटेड होने चाहिए और उनमें होनी चाहिए अवेयरनेस। पिछली बार हम ये बात तो कर ही रहे थे कि बर्थ कंट्रोल के, कॉन्ट्रासेप्शन के भी कई तरह के मेथड्स अवेलेबल हैं, तो उनमें से कौन सा सेलेक्ट करना है, कौन सा एक पर्सन के लिए आइडियल रहेगा, कौन सा यूज़ करना चाहिए, कौन सा उनके लिए सूटेबल है, ये सारा डिसीजन एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अपने हिसाब से लेना होता है। और बर्थ कंट्रोल के बारे में, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में जब थोड़ी अवेयरनेस होगी तभी इस तरह के डिसीजंस वो ले पाएंगे। तो हमने कहा कि काफ़ी सारी कैटेगरीज में हमने बर्थ कंट्रोल के मेथड्स को डिवाइड कर रखा है, तो चलो आज उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। पहला टाइप का जो हमारा मेथड आता है वो होता है नेचुरल मेथड। आप समझ लो कि यहाँ पर फीमेल बॉडी की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है ना, उसको ट्रैक करके और ये देखा जा रहा है कि किस समय पे प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं और किस समय पर कम है, और इसी हिसाब से कोइटस को अवॉइड कर दिया जाता है, एब्सटेन कर लिया जाता है। तो बिना किसी ड्रग, बिना किसी डिवाइस को यूज़ किए हुए नेचुरली बस फीमेल बॉडी के साइकिल के हिसाब से चलते हुए प्रेगनेंसी के चांसेस को कम किया जा सकता है। नेचुरल मेथड्स बेसिकली किस चीज़ पे बेस्ड है कि यार प्रेगनेंसी कब होगी, जब फर्टिलाइजेशन होगी, जब स्पर्म्स और ओवम आपस में मिलेंगे। तो नेचुरल मेथड में हम यही कोशिश कर रहे हैं कि स्पर्म और ओवम के एक ही समय पर एक जगह होने के चांसेस मिनिमम हो। अब नेचुरल मेथड्स में भी कई तरह के डिफरेंट मेथड्स अपनाए जा सकते हैं। नेचुरल मेथड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म्स मीटिंग। इसमें सबसे पहले अपने पास आता है पीरियोडिक एब्सटिनेंस। इट इज़ वन सच मेथड इन विच द कपल्स अवॉइड और एब्सटेन फ्रॉम कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर 28 या 29 दिन की है तो ओव्यूलेशन कब होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में, यानी करीब 14th डे पे होनी चाहिए। लेकिन गारंटी से तो कोई नहीं कह सकता कि हमारी बॉडी में कौन सा इवेंट कब होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट्स कभी एक आध दिन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं और इसीलिए यहाँ पर एक विंडो ली जाती है 10th to 17th डे की। अगर 14th डे पे ओव्यूलेशन हो रही है तो उसके 2-3 दिन पीछे और 2-3 दिन आगे भी छोड़ दो। 10th to 17th डे को आप फर्टाइल पीरियड मान लो, जब प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि भाई जब ओव्यूलेशन हो रखी है, जब एग है, तभी तो प्रेगनेंसी हो सकती है। तो इसीलिए इस विंडो में 10th to 17th डे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का है, उस समय पे कपल्स कोइटस या जो कॉपुलेशन है उसको अवॉइड करते हैं क्योंकि यहाँ पर फर्टिलिटी ज़्यादा होती है, फर्टिलाइजेशन के चांसेस हाई होते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड। दैट इज़ व्हाई इट इज कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड। देयरफॉर बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम कोइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक नेचुरल मेथड होता है जिसको विड्रॉल या कोइटस इंटरप्टस मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या है, अब देखो, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म्स एंटर करेंगे, जब उन्हें इजैकुलेट किया जाएगा वहाँ पर, तभी तो वो स्विम करते करते एग के पास पहुँचेंगे। लेकिन कोइटस इंटरप्टस मेथड में क्या हो रहा है कि कॉपुलेशन के दौरान जब इजैकुलेशन होने वाली है, ठीक उसके पहले जो मेल पार्टनर है वो अपने पीनस को विजाइना में से विड्रॉ कर लेता है, बाहर निकाल लेता है, ताकि जो भी स्पर्म पीनस में से इजैकुलेट होता है, जो भी सीमन निकलता है, वो फीमेल बॉडी के अंदर एंटर ना कर पाए। तो इसी को कोइटस इंटरप्टस हम कहते हैं।
It is a method in which the male partner withdraws his penis from vagina just before ejaculation so as to avoid insemination. ठीक है, यहाँ पर भी हमने स्पर्म्स को, सीमन को फीमेल ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं करने दिया. इसके बाद हमारे पास एक मेथड है लैक्टेशनल एमेनोरिया, दैट इज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन. दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन. तो अगर किसी लेडी की अभी अभी डिलीवरी हुई है तो कुछ समय तक उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल तरीके से नहीं चलेगी और उसकी बॉडी में ओव्यूलेशन नहीं होगी, क्योंकि इंटेंस लैक्टेशन चल रही है. अपनी बेबी को फीड करने के लिए काफ़ी सारा मिल्क प्रोड्यूस कर रही है वो लेडी, और इसीलिए उसकी बॉडी की सारी एनर्जी, सारी रिसोर्सेज लैक्टेशन में चली जाती है. तो उस समय पे मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओव्यूलेशन ये सब नहीं होता है. लेकिन अगर ओव्यूलेशन ही नहीं हो रही है तब तो प्रेगनेंसी भी नहीं हो सकती. इसीलिए पार्चुरेशन के बाद का, डिलीवरी के बाद का जो टाइम है, उस समय पे मैक्सिमम 6 मंथ्स का, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ्स का एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पर ना ओव्यूलेशन होती है और ना प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं. तो इसी को लैक्टेशनल एमेनोरिया कहा जाता है. It is based on the fact that ovulation and the cycle do not occur during intense lactation. Therefore, as long as the mother breastfeeds the child fully, chances of conception are almost nil. However, this method has been reported to be effective only up to a maximum period of 6 months after parturition. As no medicines or devices are used in these methods, side effects are almost nil. चांसेस ऑफ फेलियर दो ऑफ दिस मेथड आर ऑल्सो हाई. तो हमारे नेचुरल मेथड्स में यही होता है कि कोई साइड इफेक्ट तो कहाँ से होगा, ना हम कोई दवाई खा रहे हैं, ना कोई डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल ही नॉन इन्वेजिव मेथड है. लेकिन इसीलिए इसके चांसेस ऑफ फेलियर भी हाई हैं. जैसे पीरियोडिक एब्सटिनेंस में क्या है, हम ये मान के चल रहे हैं कि 10th to 17th डे में ओव्यूलेशन होगी और बाकी समय नहीं होगी. लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल ज़रूरी नहीं है कि उसी फिक्स्ड पैटर्न पे चले जो हमने सोच रखा है. इसीलिए ओव्यूलेशन अगर 2-4 दिन आगे पीछे हुई तो पीरियोडिक एब्सटिनेंस का मेथड हो जाएगा फेल. उसी तरह से जो विड्रॉल मेथड है कोइटस इंटरप्टस, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इजैकुलेशन से पहले पीनिस को विड्रॉ कर लिया तो पूरी गारंटी है कि कोई भी सीमन फीमेल बॉडी में एंटर नहीं करेगा. हो सकता है कि इजैकुलेशन से पहले सीमन का एक छोटा सा अमाउंट एंटर कर जाए, या कुछ स्पर्म्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में चले जाएँ, वो भी प्रेगनेंसी कॉज कर सकते हैं. और उसी तरह से लैक्टेशनल एमेनोरिया का भी ये है कि कोई गारंटी नहीं है ये कितने समय तक ये काम करेगा. तो ये अपने नेचुरल मेथड्स हैं जो कि बस फीमेल बॉडी की रिदम के हिसाब से चलते हैं, लेकिन किसी तरह के ड्रग या डिवाइस को यूज़ नहीं करते. बस यहाँ पर हमारा यही प्रिंसिपल रहता है कि उस समय पे कोइटस अकर हो जब सबसे कम चांस प्रेगनेंसी का रहे. अच्छा, दूसरा मेथड हमारे पास बैरियर मेथड होता है, जिसमें हम स्पर्म्स और ओवम को आपस में मिलने से तो रोकते हैं, लेकिन चांसेस कम करके नहीं, हम उनके बीच में सच में एक फिजिकल बैरियर लगा देते हैं ताकि स्पर्म्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जा ही ना पाए, फीमेल बॉडी में एंटर ही ना कर पाए. तो इन बैरियर मेथड्स, ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स. Such methods are available for both males and females. Condoms are barriers which are made of thin rubber or latex sheath that are used to cover the penis in the male or vagina and cervix in the female just before coitus, so that ejaculated semen would not enter into the female reproductive tract. तो कॉन्डम क्या है, ये पतला सा रबड़ या लेटेक्स का बना हुआ ऐसा शीत है जो अगर मेल के केस में मेल कॉन्डम यूज़ कर रहे हैं तो पीनिस को कवर कर लेगा. पीनिस अगर कवर्ड है तो उसमें से इजैकुलेटेड सीमन एंटर नहीं कर सकता फीमेल बॉडी में. उसी तरह से अगर फीमेल कॉन्डम है तो सर्विक्स और वेजाइना को अगर कवर कर दिया जाए तो अगेन उसमें इजैकुलेटेड सीमन अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं जा पाएगा. तो इन बैरियर मेथड्स को यूज़ करके फिजिकली हम सीमन को रोक देते हैं, स्पर्म्स को रोक देते हैं ओवम तक पहुंचने के लिए. हमारे पास कॉन्डम्स के अलावा और दूसरे भी मेथड्स होते हैं, लेकिन कॉन्डम्स की अगर हम बात करें इस समय वो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ किए जाते हैं क्योंकि उनकी एक एडेड बेनिफिट है, एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि ये यूज़र को STDs के अगेंस्ट भी प्रिवेंट करते हैं. अगर कोई ऐसा पर्सन है जो किसी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से इन्फेक्टेड है और कॉन्डम्स यूज़ करके आप उसके सेक्शुअल कॉन्टैक्ट में आ भी जाओ तो इससे STDs होने के चांसेस मिनिमम रहते हैं, आप STDs से वेल प्रोटेक्टेड रहते हो. सो कॉन्डम्स आर बैरियर्स मेड ऑफ थिन रबर और लेटेक्स शीट अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, एंड इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ द सीमन इनटू द फीमेल बॉडी. सो दिस प्रिवेंट्स कॉन्सेप्शन. Nirod is a popular brand of condom for the male. Use of condoms has increased in recent years due to additional benefit of protecting the user from contracting STIs and AIDS. Both the male and female condoms are disposable, can be self-inserted, and thereby they give privacy to the user. यानी they are very easy to use और किसी डॉक्टर या नर्स या फिर हमें किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस बर्थ कंट्रोल मेथड को यूज़ करने के लिए. तो यूज़र की privacy काफ़ी अच्छी है और हम इसको बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली कह सकते हैं और काफ़ी ईजिली अवेलेबल भी है. अच्छा, लेकिन बैरियर मेथड में कॉन्डम के अलावा डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स भी आते हैं.
They are also barriers. They are made of rubber. They are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during coitus. They prevent conception by blocking the entry of sperms through the cervix. Cervix के अंदर sperms को enter नहीं करने देते. ये reusable होते हैं. इनको spermicidal creams, jellies या foams के साथ यूज़ किया जाता है ताकि इन barriers का काम करने का चांस और भी बढ़ जाए, क्योंकि spermicidal प्रोडक्ट अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो स्पर्म्स की डेथ कॉज करेगा. दिस इंक्रीजेज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी. तो हमारे पास दो तरह के अभी तक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की हमने बात की. एक नेचुरल मेथड जिसमें कोई भी डिवाइस या ड्रग यूज़ नहीं कर रहे हैं, और दूसरा हमारे पास बैरियर मेथड जिसमें एक फिजिकल बैरियर की मदद से हम इजैकुलेटेड सीमेन को फीमेल बॉडी में एंटर करने से रोक रहे हैं. इसके बाद हमारे पास एक कैटेगरी आ जाती है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की, जिसको हम IUD बोलते हैं, यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस. जैसे हमें नाम से ही पता लग रहा है, ये फीमेल के यूटरस के अंदर इंसर्ट किया जाता है. Another effective and popular method is the use of intrauterine devices. They are inserted by doctors or expert nurses in the uterus through vagina. These intrauterine devices are presently available in 3 categories. 3 categories में हमने इसको बांटा हुआ है, और इन तीनों categories में क्या अंतर है, इसके क्या क्या examples हैं, ये याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से सवाल आ जाते हैं. तो सबसे पहले हमारे नॉन मेडिकेटेड एकदम सिंपल नॉर्मल IUDs हैं, जिसका एग्जाम्पल है लिपेज लूप. ये इसके बाद हमारे आते हैं कॉपर रिलीजिंग IUDs, जिसमें कॉपर टी CU7 और मल्टीलोड 375 आएगा. और तीसरी कैटेगरी हमारे पास हार्मोन रिलीजिंग IUDs की है, जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस तो है ही, यूट्रस के अंदर उसको फिट तो किया जाता है, साथ में ये हार्मोन्स रिलीज करके एंडोक्राइन कंट्रोल भी फीमेल बॉडी पे थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रहा है. तो इसका एग्जाम्पल अपने पास प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20 हो जाता है. ठीक है भाई, IUD किस तरह से प्रिवेंट करते हैं? अगर इस तरह का हम एक डिवाइस यूट्रस के अंदर लगा रहे हैं तो ये प्रेगनेंसी के चांसेस को कैसे डिक्रीज कर रहा है? देखो, जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैं ये स्पर्म्स की फेगोसाइटोसिस को इंक्रीज कर देते हैं यूट्रस के अंदर. और अगर हम कॉपर आयंस रिलीज करने वाले कॉपर रिलीजिंग IUD की बात करें, तो इसमें से जो कॉपर आयंस निकलते हैं वो स्पर्म्स की मोटिलिटी को भी कम कर देंगे और ओवम को फर्टिलाइज करने की इसकी एबिलिटी को भी कम कर देंगे. सो द कॉपर आयंस, when they are released, they suppress the sperm motility and the fertilizing capacity of the sperms. फिर हार्मोन रिलीजिंग IUD पे अगर आओगे तो ये हमारे नॉर्मल IUD के जो बेनिफिट्स हैं उसके अलावा एक और काम करता है, क्योंकि इसमें से हार्मोन निकल रहा है तो ये यूटरस को इम्प्लांटेशन के लिए अनसूटेबल बना देता है. अगर इम्प्लांट ही नहीं हो पाएगा एम्ब्रियो तो फिर प्रेगनेंसी कैसे होगी? तो यूटरस में इम्प्लांटेशन नहीं हो सकती. ये हार्मोन रिलीजिंग IUD इंश्योर करता है और सर्विक्स को भी स्पर्म्स के लिए हॉस्टाइल बना देता है. स्पर्म्स का सर्विक्स में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है. इस तरह के हार्मोनल चेंजेस ब्रिंग अबाउट करेगा. These IUDs are ideal contraceptives for the females who want to delay pregnancy or space children. It is one of the most widely accepted methods of contraception in India. तो ये हमको ध्यान में रखना है कि जो लेडीज़, जो कपल्स 2 बच्चों के बीच में गैप देना चाहते हैं, कुछ समय के लिए प्रेगनेंसी को डिले करना चाहते हैं, उनके लिए एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है और इंडिया में इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस को वाइडली यूज़ किया जाता है, वाइडली एक्सेप्टेड है. 3 कैटेगरीज हैं इसकी. एक तो हमारे सिंपल IUDs जो नॉन मेडिकेटेड होते हैं, एक कॉपर रिलीज करने वाले, कॉपर आयंस रिलीज करने वाले IUDs, और एक हार्मोन रिलीज करने वाले, हार्मोन रिलीजिंग IUDs. तो इन तीनों के एग्जाम्पल्स और किस तरह से ये फंक्शन करते हैं ये बात हमको ध्यान में रखनी है. अच्छा, इसके बाद अगली कैटेगरी हमारे पास आ जाती है ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स की, बर्थ कंट्रोल के ऐसे मेथड की जिसको एक टैबलेट के रूप में खाया जा सकता है. Oral administration of small doses of either progestogens or progestogen-estrogen combinants is another contraceptive method used by the females. They are used in the form of tablets and popularly they are called the pills. Pills have to be taken daily for a period of 21 days, starting within the first 5 days of menstrual cycle. Then, after a gap of 7 days during which menstruation occurs, it has to be repeated in the same pattern till the female desires to prevent conception. They inhibit ovulation and implantation as well as alter the quality of cervical mucus to prevent or retard the entry of sperms. तो ये pills बॉडी में इस तरह के hormonal changes induce करती हैं कि ओव्यूलेशन भी नहीं होती, इम्प्लांटेशन भी नहीं होती, और सर्विक्स के म्यूकस में भी ऐसे चेंजेस आते हैं कि स्पर्म्स आसानी से सर्विक्स में ना एंटर कर पाएंगे और ना मूव कर पाएंगे. Pills are very effective with lesser side effects and they are well accepted by the females. So ये pills सिर्फ ऐसे hormones के कुछ combinations दे रहे हैं जिससे pregnancy के chances कम हो रहे हैं, तो इनके side effects काफ़ी कम होते हैं और इसीलिए ये भी IUDs की तरह एक widely accepted method है by the females. Saheli is the new oral contraceptive for females which was prepared by scientists at Central Drug Research Institute CDRI, Lucknow. And it contains a non-steroidal preparation. It's a once a week pill, हफ्ते में एक बार लेने वाली ये पिल है, with very few side effects and high contraceptive value. तो क्योंकि ये हमारे यहाँ लखनऊ में साइंटिस्ट ने बनाई है, हमारे ही रिसर्च का ये प्रोडक्ट है, इसीलिए इसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है. सहेली इज द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो कि इंडिया में ही
CDRI के साइंटिस्ट ने बनाई है। तो ये हमारे पास ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का टॉपिक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऐसा भी होता है कि ओरली टैबलेट्स के फॉर्म में लेने के बजाय, पिल्स के फॉर्म में लेने के बजाय, कुछ हार्मोन्स के कॉम्बिनेशंस को इंजेक्शन या इम्प्लांट के रूप में भी हमारी बॉडी में एडमिनिस्टर किया जा सकता है। प्रोजेस्ट्रोजेंस अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद ईस्ट्रोजन कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल्स एज इंजेक्शन और इम्प्लांट्स अंडर द स्किन। Their mode of action is similar to that of pills, but their effective periods are much longer. Pills रोज ओरली खानी पड़ रही हैं, रोज पिल्स लेनी पड़ रही हैं, लेकिन अगर इंजेक्शन या स्किन के अंडर जो इम्प्लांट वाली बात हो रही है उसका यूज़ किया जाए तो वही हार्मोन्स बॉडी में रिलीज करेगा, लेकिन रेगुलरली करेगा और उसका इफेक्टिव पीरियड ज़्यादा होगा। रोज़ जैसे टैबलेट खाने के लिए बॉदर करना पड़ता है वैसे उसमें नहीं करना पड़ेगा, इसका इफेक्टिव पीरियड काफ़ी ज़्यादा होगा। Administration of progestagens or progestogen-estrogen combination or IUDs within 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptives, as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse. तो एक emergency contraceptive के रूप में भी अगर doubtful है कि pregnancy हो सकती है, हो सकता है कि conceive किया हो, तो emergency में भी 72 hours के अंदर अगर coitus के इसको यूज़ किया जाए, कौन सी चीज़ों को, हम इसमें pills भी लेते हैं और IUDs को भी इंक्लूड करते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, और हमारे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इनको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की कैटेगरी में भी डाला जा सकता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास मेथड होता है सर्जिकल मेथड, जो भी अगेन बर्थ कंट्रोल का एक मेथड है, लेकिन इसको स्टेरिलाइजेशन भी कहा जाता है। और इसको हम मानेंगे कि जो हमने एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, उसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें नहीं है, ये रिवर्सिबल नहीं होता। ये एक ऐसी सर्जरी होती है, एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिससे गैमीट्स को कैरी करने वाले जो डक्ट है उनको काट दिया जाता है। मेल के केस में जो वस डिफरेंस है उसको कट कर देते हैं ताकि स्पर्म्स ट्रैवल ना कर पाएँ, और फीमेल्स के केस में जो फेलोपियन ट्यूब है उसको कट कर दिया जाता है ताकि गैमीट ट्रैवल नहीं कर पाए। तो गैमीट जब ट्रैवल ही नहीं कर पाएगा तो फर्टिलाइजेशन की साइट पर कैसे पहुँचेगा, और ऐसे केस में रिप्रोडक्शन नहीं होगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी, ये पक्की बात है। तो ये है तो बहुत ही इफेक्टिव, लेकिन अगर एक बार उस डक्ट को काट दिया जाए तो वापस उसको जोड़ना और दोबारा से फर्टिलिटी रिवर्स करना, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो वेरी इफेक्टिव बट वेरी पुअर रिवर्सिबिलिटी, ये हमारे सर्जिकल मेथड का कैरेक्टरिस्टिक है। It is also called sterilization, and they are generally advised for the male or female partner as a terminal method to prevent any more pregnancies. अगर आप प्रेगनेंसी डिले नहीं कर रहे हो, आप परमानेंटली आप प्रेगनेंसी को प्रिवेंट ही करना चाहते हो, आगे आप चाहते ही नहीं हो कंसीव करना, तो ऐसे केस में ये सही मेथड रहता है। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड देयरबाय प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज कॉल्ड वैसेक्टमी। मेल के केस में ये स्टेरिलाइजेशन का जो ऑपरेशन होता है इसको वैसेक्टमी कहते हैं, क्योंकि वस डिफरेंस को काटा जा रहा है। एंड दैट इन द फीमेल इज कॉल्ड ट्यूबेक्टमी, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब को काटा जा रहा है। In vasectomy, a small part of vas deferens is removed or tied up through a small incision in the scrotum. Scrotum में छोटा सा एक incision लगा के और vas deferens तक पहुँच के vas deferens को काट दिया जाता है। Whereas in tubectomy, a small part of fallopian tube is removed or tied up through a small incision in the abdomen or even through the vagina. This can be done. These techniques are highly effective, but their reversibility is very poor. तो हमारे पास कितनी कैटेगरीज हो गई? सबसे पहले हमारे नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड्स, इसके बाद बैरियर मेथड्स आए, फिर इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इसके बाद इंजेक्शंस एंड इम्प्लांट्स, एंड फाइनली हमारे पास सर्जिकल प्रोसीजर आ जाता है बर्थ कंट्रोल का। यही कैटेगरीज है जिसमें बर्थ कंट्रोल के डिफरेंट मेथड्स को हमने डिवाइड किया हुआ है, और आज यही सारे हमने डिस्कस किए। लेकिन इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हमारे पास में है, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, इट नीड्स टू बी एम्फसाइज्ड दैट सिलेक्शन ऑफ अ सूटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड इट्स यूज शुड ऑलवेज बी अंडरटेकन इन कंसल्टेशन विद अ क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल. One must also remember that contraceptives are not regular requirements for maintenance of reproductive health. In fact, they are practiced against a natural reproductive event. So conception या pregnancy जो एक natural event है और उसको रोकने के लिए birth control को हम use कर रहे हैं. One is forced to use these methods either to prevent pregnancy or delay or space pregnancy due to any personal reasons. No doubt, the widespread use of these methods has a significant role in checking uncontrolled growth of population. बहुत important role है contraceptive methods का, birth control methods का, हमारी population growth को control करने में. However, there are possible ill effects like nausea, abdominal pain, bleeding, irregular menstrual bleeding, or even breast cancer, though not very significant, should not be totally ignored. तो कहने का मतलब यही है कि हमें ये birth control methods, contraceptive methods जब necessary हैं तभी employ करने चाहिए, तभी use करने चाहिए, क्योंकि पता नहीं होता, गारंटी नहीं होती कि कौन सा
कॉन्ट्रासेप्टिव या कौन सा मेथड अगर आप यूज़ करोगे आपको सूट करेगा या नहीं करेगा, और उसका बहुत कोई हार्मफुल साइड इफेक्ट, बहुत आपको ज़्यादा ब्लीडिंग या पेन, किसी भी तरह का एडवर्स इफेक्ट भी आपकी बॉडी पर वो डाल सकता है। तो केवल ज़रूरत पड़ने पे और हमें एक प्रोफेशनल से कंसल्ट करने के बाद ही ये जो इतने अलग अलग तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आज हमारे पास अवेलेबल है, इनमें से सेलेक्ट करके और अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करना चाहिए। तो ये तो बात हुई हमारे बर्थ कंट्रोल मेथड्स की। यहाँ पर आज सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए। अगली बार हमारे पास मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और इनफर्टिलिटी जैसे 2-3 टॉपिक्स रह जाएंगे। तो अगली बार इनको डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।